सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। आज जो हम करेंगे, आज 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ एसिड बेस एंड साल्ट, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे। लास्ट हमारा जो टॉपिक था पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हमने कर लिया था। तो उसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस रह रहे हैं और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के वो हम करने वाले हैं। सो अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। और आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो एक्सरसाइज है, हमने सारे टॉपिक कर लिए थे और एक्सरसाइज भी आपकी हो गई थी। ये क्वेश्चंस हमारे रहे थे। तो इसमें पीओपी पे है, और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने कर लिया था। दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वो सारा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया था कि हेमीहाइड्रेट हाफ H2O कैसे आया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ठीक है, तो सारे कंपाउंड्स हमने कर लिए थे। तो क्या है CaOCl2, तो यहाँ पे हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल जो फॉर्मूला है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉमन नेम से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ ये इस सब्सटेंस का कॉमन नेम पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज दिस। ठीक है, और कॉमन नेम इसका क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। तो नेम ऑफ द सब्सटेंस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर। बट अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको याद नहीं है, डोंट वरी। बट अगर इसका नाम पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले हैं उनका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ ब्लीचिंग पाउडर को ज़रूर याद रखोगे। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द सब्सटेंस, कॉमन नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड है नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड द ब्लीचिंग पाउडर। ये आया कैसे। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है जिसमें से क्लोरीन हम पास कराते थे और ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता था। तो हम कहेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैक्ड लाइम, जिसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, ठीक है, उसमें अगर हम क्लोरीन पास कराते थे तो हमारे पास आता था एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। एंड सेकेंड हमारे पास आता था H2O। ठीक है, तो आपका ये वाली रिएक्शंस है। थर्ड है आपका नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए आपका सोडियम वाशिंग सोडा आपका यूज होता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, आप उसको कह सकते हो, या वाशिंग सोडा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। ठीक है, और या उसको आप लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट जो है, या उसको आप लिख सकते हो वाशिंग सोडा। ठीक है, और वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मोलिक्यूल। तो वाशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका Na2CO3 × 10H2। कैसे आया था ये 10H2 क्या है, ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में सब कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ये बात कर रहा है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास होता है NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ठीक है, और जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो हमारे पास आता क्या है, एक तो आपका सोडियम कार्बोनेट ही बनेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि वो रिएक्शंस बताइए, तब उसको हम हीट करते हैं जो मिलता है। तो एक तो आपका Na2CO3 ही मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 CO3 है क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है, 2 Na है तो Na2 तो हो गया, एंड CO3 यहाँ पे 1 ही आया है तो एक CO3 बचा हुआ है, ठीक है। उसमें से हम ऑक्सीजन माइनस करेंगे, देन CO2, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आपका H दिखाई दे रहा है, आगे 2 लगा है, 2 H हमारे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या बना देगा, H2O, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CO2 एंड थर्ड प्रोडक्ट हमारा H2O। तो ये जो CO2 है ये यहाँ से लिबरेट होती है और उसी के कारण आपका जो है इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और इसीलिए बेकिंग पाउडर बनाने के यूज़ में आता है। जो केक ब्रेड जो भी होता है उनको CO2 के लिबरेशन की वजह से उनको स्पंजी और सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो है मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैल्शियम सल्फेट है दैट इज हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये कैसे आता है हाफ H2O, इसको अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल लेना हो तो 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हम लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो एक कैल्शियम सल्फेट के जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो आपका हाफ ही होगा। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O और प्लस हम इसमें ऐड करेंगे 3/2 H2O कहें या 1 इंटू हाफ H2O कहें, ठीक है। ये आपका किस तरह से आया था ये भी मैंने POP में बताया, लास्ट लेक्चर जो था इसी के ऊपर था, तो वो आप सब उसमें जाके आप देख सकते हो। तो ये आपका रिएक्शंस हमें लिखनी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और इसको हम क्या बोलते थे, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट दैट इज जिप्सम। ये क्या बना दिया, जिप्सम, और ये कैसा है, सेट एज ए हार्ड मास, सेट एज ए हार्ड मास। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आपके NCERT एक्सरसाइज पे। ये हमने कर लिए, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे रह रहे थे, तो आपका चैप्टर तो फिनिश हो ही गया था। अब यहाँ पे देखो कुछ आपके जो आपने पढ़ा है अब तक वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड देन ये सारा कुछ आपको साल्ट के बारे में, pH के बारे में सब मैंने बहुत डिटेल में कराया आपको। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ए सॉल्यूशन रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये सबको पता है, रेड लिटमस से ब्लू। तो यहाँ देखिए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे बेस, ठीक है, और बेस वो होंगे जिनकी pH होगी मोर देन 7। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 1 है, 4 है, 5 है, तो ये बेस नहीं है, सब एसिड है, तो D आपका जो है ये बेस है। तो यहाँ पे यही आपको क्या करेगा, रेड बेस टर्न्स रेड इनटू ब्लू, ये हमारी लाइन थी, ठीक है। तो मैंने टर्न को हम इनटू को हम भूल गए थे, तो यहाँ पे बेस बाजी राव, बाजी राव, ठीक है, भाई ठीक है। तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो राव भाई। तो ये मैंने जो है आपको उसी में करा दिया था, इंडिकेटर वाले में, जो फर्स्ट आपका था या सेकंड लेक्चर था। तो ये आपका हो गया, इसका जो आंसर है वो D हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग सेल, क्रस्ट एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन्स। तो देखो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, CO2 गैस। अब CO2 गैस निकलेगी कहाँ से, या तो वो आपका कार्बोनेट से निकलती है, मेटल कार्बोनेट से,
ठीक है, या मेटल बाइकार्बोनेट। सिर्फ मेटल बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपको हमेशा मेटल कार्बोनेट लेने, मेटल बाइकार्बोनेट नहीं लेने, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका स्टेबल नहीं होता है, वो लिक्विड स्टेट में ही स्टेबल होता है, सॉलिड में नहीं मिलता। और ये रिएक्शंस हमारी सॉलिड स्टेट में, मोस्ट ऑफ द साल्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ कार्बोनेट लेंगे। तो हमारे पास जो क्रस्ट एग सेल है, देखो एग सेल जो है, क्रस्ट एग सेल बाहर का जो कवच होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ये रिएक्शन होती है या फिर जब हीट होता है, क्रस्ट जब होता है, तो इसमें से हमारे पास क्या आता है, CO2 गैस आती है, ठीक है। CO2 गैस जो है आपकी लिबरेट होती है। तो ये कह रहा है कि आपका NaCl, HCl, LiCl, Cl मतलब कौन सा ऐसा जो है, तो हमें पता ये है मेटल कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ। तो यहाँ पे एसिड हमें दिखाई दे रहा है, कौन है, HCl ही है, ठीक है। तो मैंने ले लिया HCl, और यहाँ बनेगा हमेशा कैल्शियम, ये क्लोराइड बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और साथ में H2O। तो ये जो CO2 गैस है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके साथ ये CO2 गैस जाएगी तो इट टर्न्स मिल्की यानी कि PPT बना देगी, और वो बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये आपका इट टर्न्स मिल्की, और मिल्की अगर नाम आता है तो आपका CO2 गैस वहाँ लिबरेट होगी। CO2 गैस अगर कहीं लिबरेट हो रही है तो वहाँ कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हुई तभी तो वो गैस आई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका B, HCl। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by 8 ml ऑफ ए given solution of HCl. If we take 20 ml the same solution of NaOH, the amount of HCl required to neutralize will be। तो यहाँ देखिए आप ध्यान रखोगे, इसको आप एक जो आपका मैथ का क्वेश्चन होता है उस तरह से आप ले सकते हो, बहुत इजी है। क्योंकि अभी हमें जो है इस तरह के क्वेश्चंस PH पे आते हैं, लेकिन वो 11th-12th में आते हैं, अभी इतना डिटेल में हमारे पास है नहीं। तो आप ये कह सकते हो, ये क्या कह रहा है कि हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया NaOH, तो देखो ये पूछ क्या रहा है, HCl पूछ रहा है कि कितना रिक्वायर होगा। 10 ml NaOH लिया तो 8 ml HCl ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि NaOH बेस है, HCl एसिड है। तो अगर हमने 10 ml लिया तो 8 ml HCl लगा उसको न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। बेस और एसिड मिले तो न्यूट्रलाइज होता है, साल्ट बनता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कह रहा है कि 10 ml पे 8 ml लगा, तो अगर 20 ml ले तो कितना HCl लगेगा, ये पूछा है। तो जो लगेगा उसको आप राइट साइड रखोगे। तो 10 ml NaOH हमने लिया, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइज बाय कितना, 8 ml HCl, ठीक है। तो 1 ml कितना हो जाएगा, 1 ml न्यूट्रलाइज बाय 8/10। तो 20 ml अगर हम लेंगे, 20 ml NaOH अगर हम लेंगे तो कितना HCl उसको न्यूट्रलाइज करेगा, दैट इज 8/10 इंटू 20, और ये आ गया आपका 16 ml HCl लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में। तो आपके ऑप्शंस देख लो, ठीक है, 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। तो D इसका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 16 ml, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग द इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन होता है यानी कि एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको एंटासिड टैबलेट्स हम करते हैं उसके लिए। एंटासिड टैबलेट्स में माइल्ड बेस होते हैं, दैट इज आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर यूज इन द एंटी एसिड टैबलेट्स, ठीक है। तो एंटासिड मतलब एंटी एसिड टैबलेट्स, तो उसको एंटासिड बोलते हैं, और वो इंडाइजेशन में आपका जो है एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एंटीबायोटिक, नो। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक तो पेन रिलीफ, ठीक है। एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक ये सब फीवर डाउन करने में यानी कि टेम्परेचर डाउन करने में। एंटीबायोटिक जो है वो आपका बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन को रोकने में काम आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन कौन क्योर करता है, एंटासिड, ठीक है। और राइट वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस दीज इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो देखो ये हम करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं।
आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अब तो आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करनी आ गई होगी। तो 5th क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बहुत कॉमन रिएक्शन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, वो भी कैसा डाइल्यूट, DIL प्लस जिंक, तो ये आपको पता है क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। ठीक है, सेकंड देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। ठीक है, डाइल्यूट है प्लस आपका मैग्नीशियम, तो हमें पता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा दैट इज MgCl2, तो 2HCl आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा MgCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो है एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करना है, यहाँ पे भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करना है। जिंक मेटल है, H2SO4 एसिड है, यहाँ पे भी आपका मैग्नीशियम मेटल है और HCl आपका एसिड है और डाइल्यूट फॉर्म में वो रिएक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट है प्लस एल्यूमिनियम पाउडर दैट इज एल्यूमिनियम, तो ये बनाएगा AlCl3, सॉरी HCl नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा दैट इज Al2SO4 थ्राइस, क्योंकि यहाँ सल्फेट जो है वो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ जाएगा, तो Al2SO4 थ्राइस प्लस आपका जो है ये आ जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट में आपके सल्फेट कितने हैं, SO4 यानी कि 3 है, बाहर थ्राइस लगा हुआ है ब्रैकेट के, तो यहाँ पे 3H2 जो है SO4 आ जाएगा। 3H2 में यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए अब 6, और वहाँ पे सिर्फ कितने 2, तो यहाँ पे 3H2 लगा दोगे। अब ये यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं Al2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2, तो यहाँ पे 2Al आ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन अब बैलेंस होगी, 3H2SO4 2Al, Al2SO4 थ्राइस प्लस 3H2। डी देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और प्लस Fe, आयरन फिलिंग्स मतलब आपका आयरन मेटल, 2HCl आ जाएगा, ये बनाएगा FeCl2 एंड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। अब सबके अंदर वही आपका एसिड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा वो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये एक्टिविटी भी हमने की थी। ठीक है, जब एसिड आपका स्टार्ट हुआ था, प्रॉपर्टीज आपकी स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ जाके आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड सच एज द अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन बट नोट कैटेगरी एज द एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। देखिए, हमने ये एक्टिविटी की भी थी कि अगर आपका अल्कोहल हम लेते हैं या ग्लूकोज हम लेते हैं और उसमें हम एक वोल्टाइक सेल अपना जो है बैटरी 6 वोल्ट की लगाते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड्स भी हम रखते हैं, तो आपका जो है बल्ब कब ग्लो करेगा। तो देखो एसिड्स जो है तो उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ H+ एक्वस आयन की वजह से होती है, तो ग्लूकोज के अंदर भी आपका जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आपका अल्कोहल है उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी वो एसिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद अपना H+ एक्वस आयन नहीं देते। तो जो सब्सटेंस H+ एक्वस आयन वाटर में जाने के बाद नहीं देंगे, व्हेन दे आर डिजोल्व इन वाटर दे डू नॉट गेट आयोनाइज्ड, डू नॉट गिव द H+ एक्वस आयन, दे डू नॉट show the properties of acid, they are not acid। यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल आर नॉट एसिड, दे डू नॉट गेट आयोनाइज्ड टू डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, इसलिए उनको एसिड की कैटेगरीज में नहीं रखा गया। तो हम यहाँ पे अपने आंसर में कहेंगे दे डू नॉट गेट आयोनाइज्ड। आंसर क्या हो जाएगा? they do not get ionized when they are dissolved in water although they contain hydrogen। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा they do not get ionized when dissolved in water।
do not give, so that do not give H plus aqueous ion, H plus aqueous ion, ठीक है. Hence they do not show the acidic properties and they are not acid. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई डज द डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज. देखो डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी एसिड बेस कुछ नहीं होता, कोई आयंस नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बाय द आयंस ओनली. तो जिसमें आयन प्रेजेंट होंगे वही आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा एंड देन आपका करंट को फ्लो करेगा. तो यहाँ पे आपका जो है रेन वाटर, उसमें कैसे आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है. रेन वाटर क्या करता है, व्हेन द रेन वाटर कमिंग टू द अर्थ इट कंबाइंस विद द मोस्ट ऑफ द एसिडिक सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में आपका एसिडिक ऑक्साइड है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इट कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, इट इज एसिडिक ऑक्साइड एंड फॉर्म द कार्बोनिक एसिड टाइप. और भी बहुत सारे आपके जो है एसिड बना सकता है. अगर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर ऐड होता है तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया. तो इस तरह से वो आपका एक एसिड बन गया एंड इट गिव द आयंस दैट इज कटायंस एंड अनायंस. अगर कार्बोनिक एसिड है तो H प्लस आयंस एंड कार्बोनेट आयन. अगर H2SO4 है तो 2H प्लस आयन SO4 2 माइनस आयन. तो इट गेट आयोनाइज, तो इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपका जो है distilled water do not contain any acid base, any acid and base, and there hence there is no ions present in it, hence do not conduct the electricity. But rain water क्या करेगा, ठीक है, rain water combines with the acidic oxide like CO2 and dissociate into the ions. Rain water combines with acidic oxides like CO2 and form carbonic acid that is H2CO3, which is dissociated into H plus 2H plus and CO3 2 minus ions and hence conduct electricity. And hence conduct electricity. ठीक है, तो आपको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते. और रेन वाटर के अंदर आपके एसिडिक ऑक्साइड हैं, वो आपके कंबाइन होकर एसिड बना देते हैं एंड दे आर डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस. और उसके बाद उन क्या होगा, आयंस आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे, हेंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. तो हमने ये बहुत बार कर लिया, हमें पता है कि आपका जब वाटर की एब्सेंस में आयंस नहीं बनेंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, क्योंकि H प्लस एक्वस आयन नहीं होगा एसिड में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड. ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि एसिड गिव H plus aqueous ion which is responsible for their acidic properties
but in absence of water acid do not give H plus aqueous ion, so that they do not show acidic properties या acidic behavior. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 solutions है A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4 है, 11 है, pH दिखाई गई है 4, 11, 4, 1, 11, 7 और 9. Which is solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weak alkaline. Arrange the pH in increasing order of hydrogen ion concentration. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास pH कौन कौन सी है. 4 है, 1 है, 11 है, 7 है एंड 9 है. तो हमें पता है कि 7 से जो बिलो 7 है वो आपके एसिड्स होते हैं, 7 आपका न्यूट्रल होता है, अबोव 7 जो है वो आपके बेसिक होते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है कि आपका ये 1 है, ठीक है. तो 1 भी आपका एसिड है, 4 भी आपका एसिड है एंड 7 आपका न्यूट्रल हो गया, 11 एंड 9 आपके बेस हो गए. तो हम कहेंगे सबसे पहले न्यूट्रल तो कौन है, जिसकी pH 7 है. स्ट्रोंगली अल्कलाइन कौन होगा, जिसकी pH 9 आपका बेस है एंड 11, तो जिसकी pH सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन कौन होगा, जिसकी pH आपकी कितनी है 11. उसके बाद स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, जिसकी pH सबसे कम होगी. तो यहाँ पे सबसे कम pH 1 है, तो आपका ये जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, pH जिसकी 1 है. उसके बाद वीक एसिड कौन होगा, आपका जो है 4 भी एसिड है, 1 भी आपका एसिड है. तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वाला और pH जिसकी 4 है वो आपका वीक एसिड, दैट इज आपका जो है pH 4 पे वीक एसिड. एंड वीक अल्कलाइन आपका जो है 9 रह गया, ये आपका pH 9 पे क्या हो जाएगा, वीक अल्कलाइन. ठीक है. उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उसकी pH सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज रिवर्स देन दैट ऑफ pH. यानी कि pH सबसे कम होगी लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी और वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 1 की है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी जो H+ आयन कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा, लेकिन pH उसकी सबसे कम है, दैट इज़ 1. तो यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आप बेस लोगे तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, दैट इज 11. उसके बाद आप 9, उसके बाद 7, उसके बाद आप जो है 4 एंड देन उसके बाद 1. आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं यहाँ आप देखिए, जो है सबसे पहले आप 11, सबसे कम जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 11, देन 9, देन उसके बाद 7, देन 4 और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 की है. तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर है. तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH 1 की है और वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. 11 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है. तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया. 10 देखिए, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड A and B हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to the test tube A while acetic acid is added to the test tube B. Amount and concentrated taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzling occur more vigorously and why? देखिए, आपका 2 एसिड हमने लिए, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और एक आपका एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH. तो हमें पता है HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड CH3COH आपका एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है. तो सबसे विग्रेसली फिजलिंग आउट क्यों होता है, पहले तो मैग्नीशियम रिबन के साथ है, दैट इज मैग्नीशियम मेटल आपका जो है उसके साथ रिएक्शन. तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने की वजह से वहाँ फिजलिंग हो रही है, लेकिन ज़्यादा तेज विग्रस रिएक्शन किस में होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर. तो HCl के केस में टेस्ट ट्यूब A के अंदर जो HCl है उसमें ज़्यादा फिजलिंग होगी, मोर विग्रस रिएक्शन होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिड. और एसिडिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड, वहाँ पे इतना विग्रस रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो एक वीक एसिड है. ये क्यों था, ये हमने सब आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर से देख लिया था. तो यहाँ हमारे पास क्या कहेंगे, जो आंसर आएगा HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड.
ठीक है, HCl is a strong acid and acetic acid is a weak acid. CH3COH ये क्या है, वीक एसिड, ठीक है। तो HCl प्लस मैग्नीशियम रिबन दैट इज मैग्नीशियम मेटल, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट हो रही है। तो हम कहेंगे फिजलिंग अकर्स ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड मोर विगरस रिएक्शन in case of HCl that is strong acid। अच्छा, strong acid है तो more vigorous क्यों होगी, because strong acid give the more H plus ion, ठीक है। strong acids give the more H plus ions, they are completely ionized। तो आप ये साइड लाइन ऐड कर सकते हो, strong acids are completely ionized into their ions and they give the more H plus ions, they are more acidic and more vigorous reactions takes place and the hydrogen gas रिएक्शन जो आपकी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व हो रही है, फिजलिंग अकर्स मोर विगरसली इन केस ऑफ HCl, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज़्यादा H प्लस आयन दे रहा है और आपका जो है ज़्यादा आपका आयोनाइज हो रहा है। वीक एसिड आपके आयोनाइज कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, पार्शली आयोनाइज होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए 11th पे, फ्रेश मिल्क हैज़ द pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू द कर्ड। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो कर्ड है वो pH की जो मिल्क की जो pH है वो 6 होती है, वो मतलब हम ये कहेंगे वीक एसिड एक है, वीक एसिड के केस में आता है। लेकिन जैसे जैसे वो कर्ड में सेट होता है तो उसकी जो है pH वो और भी कम हो जाती है एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द कर्ड, और वो आपका जो है और ज़्यादा मोर एसिडिक हो जाता है। तो हम ये कहेंगे इट बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन मिल्क सेट या टर्न्स इनटू द कर्ड, it becomes more acidic and pH is lower। तो हम कहेंगे मिल्क is slightly acidic and pH is 6, ठीक है। when it turns into curd it becomes more acidic due to formation of lactic acid in it, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? And why does this milk take a long time to set as a curd? देखो, आपका जो नेचुरल जो मिल्क है उसकी pH 6 है, वो स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है। अब स्लाइटली एसिडिक है तो उसमें धीरे धीरे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाती है, तो वो थोड़ा खट्टा होने लग जाता है, यानी कि फटने का डर रहता है। तो आपके जो मिल्क मैन हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क में, और उसकी जो pH है वो थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ आ जाती है, यानी कि समथिंग 8 जो है उसके आसपास हो जाती है। तो 6 to 8.5 उसकी वेरी करती है। तो वो आपका जो बेकिंग सोडा मिलाने से उसकी जो pH है वो थोड़ा वेरी कर गई, अल्कलाइन टाइप वो बन गया, तो वो अब जल्दी से खट्टा नहीं होगा, इट मे नॉट गेट श्योर इजीली, ठीक है। तो वो फटने से बच जाएगा, वो तो अगर वो थोड़ा देरी से आए तो भी आपका दूध जो है फटेगा नहीं। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर वही दूध आप उसको दही जमाने में, जब वो ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, जब वो कर्ड में सेट होने की कोशिश करता है तो पहले जो अल्कलाइन नेचर मिल्क का है, तो आपका जो लैक्टिक एसिड बना वो पहले क्या करेगा, आपका उसको न्यूट्रलाइज करेगा अल्कलाइन नेचर को। तो पहले न्यूट्रलाइज करेगा, फिर उसके बाद एसिड बनेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कर्ड में कन्वर्ट होने में, यही उसका रीज़न है। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया कि सबसे पहले तो हम फर्स्ट में क्या कहेंगे
कि अगर बेकिंग सोडा उसमें ऐड किया तो इट मेक अल्कलाइन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा मिल्क becomes somewhat alkaline, ठीक है, यानी कि अल्कलाइन वो बन गया, एंड सो दैट इट मे नॉट गेट श्योर इजीली, ठीक है। और श्योर कब होता है, मतलब आपका खट्टा कब होता है, जब उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, तो वो लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं, वो खट्टा नहीं होगा क्योंकि वो अल्कलाइन की तरफ गया। अब सेकंड क्या है कि आपका ये टाइम क्यों लेता है कर्ड में, तो हम कहेंगे इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मोर टाइम to set into curd, because lactic acid is formed during curdling is first neutralize alkaline nature of milk, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो मैंने आपको बताया था जो पीओपी है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए क्योंकि इट बिकम्स हाइड्रेटेड, और अगर वो मॉइस्चर को कैप्चर कर लेगा और हाइड्रेशन उसका हो गया तो इट सेट एज ए हार्ड मास, सो दैट पीओपी इज यूजलेस आफ्टर सम टाइम, यानी कि वो पहले हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा, उसको हम अपने हिसाब से ले नहीं सकते उसको किसी काम में, इसलिए वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर आज आपका हो जाएगा 13 का, पीओपी इज स्टोर्ड इनटू मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट becomes hydrated and set as hard mass, which is useless after some time, ठीक है। मैं जब बोल रही होती हूँ तो आप अपना जो है नोट्स भी बना सकते हो, मैं बोल रही हूँ तो आप अपना आंसर लिख सकते हो और उससे आपको जल्दी याद भी होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि क्वेश्चंस को रटना नहीं है, उनको मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी है, इसलिए मैं आपके जो है हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपको कराती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन करना है, रटना नहीं है, ठीक है। आपको कि इस क्वेश्चन में क्या था, कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें आपको लिंक करते हुए जाना है, तभी आप अच्छा लिख पाओगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है कैसे होती है, एसिड बेस जब मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, देन साल्ट और वाटर बनता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं, इसने 2 और 3 एग्जाम्पल्स हमसे पूछे हैं तो हम बहुत ईजिली उनको दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
what is neutralization reaction? When acid and base react together, they neutralize their effect and they cancel their effect, ठीक है, and form the salt and water. This reaction is called as the neutralization reaction. तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बहुत बार हम इसको कर भी चुके हैं और आपके जो है एग्जाम्पल आपको आते होंगे. तो NaOH हमारे पास बेस है, सबसे कॉमन रिएक्शन. देन HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एस बेस, ठीक है, एसिड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज NaCl साल्ट एंड वाटर, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड हम क्या ले सकते हैं, कुछ और भी आप ले सकते हो, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया एंड वही आपका HCl आपने लिया. तो ये हमारे पास यहाँ से एसिड से आया H+ आयन, यहाँ से आया OH- आयन, तो यहाँ पे 2 OH है तो 2 H+ हम लेंगे, ठीक है, और ये आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा एंड वाटर. तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका साल्ट एंड वाटर आपका बन गया. तो when acid and base react together, they cancel their effect, they neutralize each other and form the salt and water. This reaction is called as the neutralization reaction. Next, I give 2 important uses of the washing soda and baking soda. देखो वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, तो आपको सबसे पहले तो कॉमन नेम आपका इसको ध्यान रखना है. कॉमन नेम से क्वेश्चन आया है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं वहीं पे आपका जो है केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम, ये सब आप वहीं आप इसका लिख लिया करो ताकि आपको. तो यहाँ देखिए सबसे पहले वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा जो है वो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा है. एंड बेकिंग सोडा आपका होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये तो इनके केमिकल फॉर्मूले होंगे, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट केमिकल नेम है एंड वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है. NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है. अब क्या इसके 2 यूजेस हैं इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा देखिए. वॉशिंग सोडा आपको एक तो नाम से इंडिकेट है, इट इज़ यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज वॉशिंग क्लोथ्स में काम आता है, ठीक है. तो एक तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है. और इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है, इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है. इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो ये भी हमने किया था, ठीक है. इसके यूज़ हमने सब कुछ हमने चैप्टर में कर लिया था. तो क्वेश्चंस होते हैं तो उससे आपका चैप्टर रिवाइज होता है. तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर सोल्व करके और जो है लिख करके देखने चाहिए और रिएक्शन सारी आपको लिख के देखनी चाहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो. उसके बाद आपका बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा फर्स्ट यूज है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन antacid tablets, used in medicine, antacids to relieve acidity in stomach या फिर indigestion भी आप कह सकते हो, to cure indigestion. और सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है. बेकिंग पाउडर मैंने आपको बताया था कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है.
बेकिंग सोडा तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी में अगर टार्टरिक एसिड जो आपका इमली में होता है, टार्टरिक एसिड जो है वो आपका माइल्ड एसिड है, वो अगर ऐड कर दिया जाए तो उसमें वो ऐड करने के बाद CO2 गैस लिबरेट होती है और आपका जो है एक साल्ट बनता है, सोडियम टार्टरेट आपका बन गया, जैसे सोडियम का साल्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड सोडियम टार्टरेट का साल्ट बन गया, एंड CO2 गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रो आपका जो है वाटर, तो वो आपका जो है उसको हम बेकिंग पाउडर बोलेंगे। तो इट इज़ यूज्ड, बेकिंग पाउडर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, तो हम कहेंगे बेकिंग सोडा इज ए सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस सम एडिबल एसिड दैट इज टार्टरिक एसिड ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड चैप्टर जो है मेटल नॉन मेटल, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट, ये कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एंड थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल वो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।